अच्छा भाई, हमने लास्ट क्लास में एस वी आर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर की समझी थी। और जो एब्सेंट थे वो देख लेना उस लेक्चर को, लास्ट वाले लेक्चर को। अब उसके आगे हमारे पास एक और एल्गोरिथम है, रिग्रेशन एल्गोरिथम। सारे हमने रिग्रेशन एल्गोरिथम, हमने लीनियर रिग्रेशन देखा, हमने सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर देखा। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस जो हमारी लास्ट क्लास की थी, उसको लाजमी देखना है जिससे मिस हुआ है, वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से रिलेटेड है, वो समझ में आनी चाहिए चीज़। तो उसमें हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग देखी थी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला जो एल्गोरिथम है वो है डिसीजन ट्री रिग्रेसर। ये शुरू में जब डेटा प्री प्रोसेसिंग हम पढ़ रहे थे, उसमें भी हमारे पास वो जो स्लाइड थी वहाँ पर एक रेफरेंस आया था। और वो रेफरेंस क्या था वो यहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं और डिसीजन ट्री रिग्रेसर क्या क्या चीज़ों में हेल्प करता है। सही, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर इसके बाद से डिसीजन ट्री रिग्रेशन पे। सही। अब देखो यहाँ पर हमारे पास, अब इसमें देखो एक चीज़ समझ में आ रही है, डिसीजन ट्री। तो इसका मतलब है ये एल्गोरिथम जो है वो ट्री बेस्ड काम करता है, यानी कि यहाँ पर नोड्स होंगे और फीचर्स जो हैं वो नोड में कन्वर्ट होंगे और वो डिसाइड करेगा, उस पर ट्रेन करेगा अपना मॉडल। तो ये पूरा जो है आगे जितने भी तुम्हें एल्गोरिथम नज़र आएंगे वो इससे रिलेटेबल ही नज़र आएंगे। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो आगे जो रैंडम फॉरेस्ट है और दूसरे तुम्हारे पास जो जितने भी एल्गोरिथम्स होंगे, उसका सारों का दारोमदार जो है वो इसी पे होगा, डिसीजन ट्री पे। सही, तो वो ट्री बेस्ड एल्गोरिथम है। और ये दोनों में होता है, जितने भी अभी तक हमने एल्गोरिथम पढ़े हैं उसमें लीनियर को हटाकर बाकी सपोर्ट वेक्टर और डिसीजन ट्री दोनों पर्पसेस के लिए होता है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के लिए। क्लियर। अब यहाँ पर तुम्हारे पास देखो क्या चीज़ है, यहाँ क्या करेगा, यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इट वर्क्स बाय रिकर्सिवली स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू स्मॉलर सबसेट बेस्ड ऑन द फीचर। यानी कि फीचर को सिलेक्ट करेगा और उस पे सबसेट्स बनाता जाएगा अलग अलग। डेटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वे में एक ट्री बनते हुए नज़र आता रहेगा कि वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो एक ट्री बना देंगे पूरा। सही, और उसके साथ साथ हमारे पास सारे फीचर्स नहीं इंक्लूड होंगे, वही फीचर्स इंक्लूड होंगे जो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि फीचर सिलेक्शन का काम भी ये एल्गोरिथम कर लेगा। तुम्हें ट्री के अंदर वही चीज़ें नज़र आएंगी जो इम्पॉर्टेंट तुम्हारे पास रोल प्ले कर रही होंगी फॉर ट्रेनिंग पर्पस, फॉर प्रिडिक्शन पर्पस। सही, तो तुम्हें सारे ट्री के अंदर कभी भी कॉलम्स नज़र नहीं आएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टास्क है, अगर हम इसको समझें कि हमारे पास समझो एग्जाम्पल ले लो, 3 फीचर्स थे। तो अब इसमें पिक्चर तुम्हें समझ में आ जाएगी ये कर क्या रहा है, कैसे बनाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एज है, हाइट है और वेट। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक टारगेटेड वेरिएबल बना दूँ वेट का, और दो वेरिएबल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, कौन कौन से, एज और हाइट। ये दोनों क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे किस चीज़ को, वेट को प्रेडिक्ट करेंगे। तो अब वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, वो प्रेडिक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्प्लिटिंग क्राइटेरिया मौजूद है, यानी कि उसने क्या किया है, उसने एजेस के हिसाब से डेटा को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो जितनी तुम्हें लाइंस नज़र आ रही हैं वो सब क्या है, वो सब तुम्हारे पास स्प्लिटिंग है। यानी कि ये क्या है, ये स्प्लिट 1 हो गया, यानी कि हमारे पास 10 के अंदर अंदर जो चीज़ें हैं वो अलग सबसेट बन गया, 20 के अंदर, 30 के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो अलग सबसेट बन गया। यानी कि हर जगह पर तुम्हारे पास कंडीशन क्या आ रही है कि भाई यहाँ पर हाइट जो है वो 70 है, कहीं पर 60 है, कहीं पर 30 है। तो ये क्या है, ये क्राइटेरिया है कि यहाँ पर ये स्प्लिटिंग क्राइटेरिया डिसाइड कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है वो तुम्हें इस डायग्राम से समझ में आएगा। यहाँ पर देखो ये डिसीजन ट्री हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म्ड होता हुआ नज़र आता है। यानी कि देखो सबसे ऊपर ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसने प्रायोरिटी किसको दी, इसने प्रायोरिटी दी तुम्हारे एज फीचर को। सही, अब एक कोई रूट नोड बनेगा ना, अब इतने सारे फीचर्स हैं, सबसे टॉप मोस्ट पे क्या आएगा, कोई ना कोई एक आएगा। अब उसमें से हाइट और एज में से हमारे पास दो ही चॉइसेस थी कि फीचर कौन सा रूट नोड पे आना चाहिए। तो वो अब डिसाइड कैसे करता है, वो चीज़ देखो तुम्हारे पास यहाँ पर पॉइंट है, मीन स्क्वायर्ड एरर यूज्ड इन रिग्रेशन ट्रीज। यानी कि क्या देखता है, ये पूरे डेटा पे देखता है कि सबसे कम मिनिमाइज जो है मीन स्क्वायर्ड एरर किसका है। क्लियर। तो अब मीन स्क्वायर्ड एरर क्या होता है,
एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड का पूरा मीन जो निकला हुआ होता है, वही हमारे पास क्या हो रहा होता है, लास्ट जो चीज़ निकल के आती है वो तो वो हर फीचर का निकालेगा। वो एज का निकालेगा, हाइट का निकालेगा। अभी ये स्टिल हमारे पास दो फीचर्स हैं, प्रेडिक्टेड की बात नहीं हो रही। प्रेडिक्टेड वैल्यू यहाँ आएगी, यानी कि अगर मैंने बोला हाइट इज़ लेस देन 4, तो प्रेडिक्ट क्या करेगा भाई, 20 वेट है उसका। क्लियर? तो ये प्रेडिक्टेड टास्क है। यहाँ वेट नज़र नहीं आएगा तुम्हें ट्री में, क्योंकि वो तो प्रिडिक्शन देनी है उसको। क्लियर? और यहाँ पर तुम्हारे पास 60, 30, 70 क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 4 है तो ये बोल दो, और ग्रेटर देन 5 है तो ये बोल दो। अब ये उसकी कंडीशन होगी कि कहाँ तक ले जाता है वो। तो ये देखो, जितने तुम्हारे पास स्प्लिट हुए हैं ना, इतना डेटा भी टूटा है। लेस देन 4 में डेटा टूट गया, लेस देन 30 में स्प्लिट हो गया है डेटा। तो ये रिकॉर्ड्स स्प्लिट हो रहे हैं। क्लियर? तो सबसेट ये बन रहे हैं जो ऊपर लाइन लिखी हुई थी। तो ये चीज़ याद रखनी है तुम्हें कि अगर इंटरव्यू क्वेश्चन भी क्या होता है कि भाई रूट नोड डिसाइड कैसे करेगा, यानी कि नोड्स पहले कब कौन सा आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा, फिर तीसरा कौन सा आएगा, वो कैसे पता चलेगा। तो वो पता चलता है हमें डिसीजन ट्री में मीन स्क्वायर्ड एरर। सही। और दूसरा एक और क्राइटेरिया होता है, वो भी हमारे पास मौजूद है, यानी कि उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि भाई हम उसकी जगह इसको अप्लाई करें। तो वो क्या होता है, एक तो मीन स्क्वायर्ड एरर है। अब देखो यहाँ पर स्प्लिटिंग क्राइटेरिया आ रहा है, पहला पॉइंट कि एल्गोरिथम जो है वो स्प्लिट करता है डेटा को बेस्ड ऑन दिस। क्या ये चीज़, इससे तुम फेमिलियर हो एमएससी से। ये तुम्हारे लिए देखो एक नई चीज़ आ गई है। क्या आ गई है? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास, यहाँ से जो तुम्हारे पास कहानी शुरू हुई है वो मीन एब्सोल्यूट एरर भी इंक्लूड है, कि यानी कि तुम इस पे भी स्प्लिट कर सकते हो। तो अब इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, करते क्या हैं। स्क्वायर्ड में तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि भाई ये स्क्वायर कैलकुलेशन करता है, यानी कि हर एरर का स्क्वायर निकालता है। बात क्लियर है? तो हर एरर को, यानी कि एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड, स्क्वायर निकालेगा, सबका स्क्वायर निकालेगा। एब्सोल्यूट एरर में क्या होगा बताओ, तुम खुद बताओ। एब्सोल्यूट का मैं पहले जब डेटा साइंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने देखा था कि एब्सोल्यूट होता क्या है, और जेड स्कोर में भी देखा था हमने, जेड टेस्ट में, जेड स्कोर में नहीं, जेड टेस्ट में हमने देखा था कि लास्ट में जेड क्रिटिकल, जेड वैल्यूज़ में हमने देखा था क्या थी एब्सोल्यूट। बताओ, याद है कुछ? एब्सोल्यूट होता क्या? इसमें दो चीज़ों में माइनर सा डिफरेंस है। अब वहाँ स्क्वायर है, यहाँ एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट में होगा क्या? एक तो चीज़ समझ में आ रही है, स्क्वायर तो नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट में क्या करेगा ये एरर का? भाई मेरे पास वैल्यू आ गई है, एक्चुअल क्या थी 5, माइनस ही करता है ना एरर में। एरर कैसे निकलता है हमारे पास, 5 माइनस दिस, एक्चुअली ये थी, प्रेडिक्टेड ये। सही है? तो क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो अब एब्सोल्यूट क्या करेगा, स्क्वायर था तो स्क्वायर में क्या हुआ, ये हर एरर का क्या करेगा, स्क्वायर लेगा और सबको प्लस करके उसका मीन निकाल देगा। मीन लगा हुआ है ना आगे, तो हम मीन देख रहे हैं ना एरर का। तो अब एब्सोल्यूट में क्या करेगा, एब्सोल्यूट याद है, एब्सोल्यूट क्या था भाई? क्या हो गया एब्सोल्यूट, ये लाइन डाल दूं अब याद आ जाएगा। क्या होता है इसमें? हाँ, तो यहाँ पर यही चीज़ है भाई कि यहाँ स्क्वायर कंसिडरेशन हट जाएगी, यानी कि जितनी भी एरर्स होंगे उन सब पे क्या लगा देगा, एब्सोल्यूट लगा के कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ होगा क्या, जो एरर है स्क्वायर में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी कि अगर 10 है तो वो 100 बन जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर अगर तुम्हारे पास एब्सोल्यूट है तो वो एरर यही रहेगा, यानी कि एरर को बड़ा नहीं कर रहा वो, एरर वही रख रहा है। और सिर्फ क्या कर रहा है, अगर नेगेटिव है तो तुम्हारे पास वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो वो तो वही रहेगा। क्लियर? तो यहाँ नहीं, नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, तो मैं इस पे फोकस भी नहीं कर रहा। मैंने क्या एग्जांपल दी, मैंने बोला कि ये डबल कर रहा है वैल्यू, और ये स्टिल वही वैल्यू रहेगी। स्क्वायर
नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, लेकिन वो पॉजिटिव बनाते हुए साथ साथ वो क्या कर रहा है, हर वैल्यू को डबल कर रहा है, यानी कि डबल भी नहीं करेगा, वो डबल से मल्टीपल टाइम्स हमारे पास बढ़ जाएगी वैल्यू। क्लियर? तो वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है उस वैल्यू की। और यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर वही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ माइनस प्लस पे डिफरेंस हो रहा है। क्लियर? तो ये चीज़ तुम्हारे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर जो है वो होता है रॉबस्ट टू आउटलायर्स, यानी कि ये सेंसिटिव केस है। अगर मीन स्क्वायर्ड एरर की बात करूं तो ये सेंसिटिव है, किसके लिए, आउटलायर्स के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। यहाँ ये क्या है, ये रॉबस्ट टू आउटलायर्स है। तो इससे भी कर सकते हो, दोनों क्राइटेरियाज रख सकते हो, तुम स्क्वायर्ड भी रख सकते हो और एब्सोल्यूट एरर को भी रख सकते हो। किस चीज़ में, स्प्लिटिंग नोड, नोड स्प्लिटिंग के काम में। क्लियर? बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल तुम्हारे पास इस तरीके से, देखो ये मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूले में सिर्फ क्या है, ये चेंज है, देखो यहाँ से बार लगे हुए हैं, और अगर इसको तब्दील कर दो किस पे, मीन स्क्वायर्ड एरर पे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिर्फ एब्सोल्यूट लाइन को हटा के राउंड ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दो, तो वो मीन स्क्वायर्ड एरर बन जाएगा। यानी कि दोनों के फॉर्मूला सेम है, सम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ क्या है डिफरेंस, ये चीज़ इस चीज़ का है। क्लियर? तो यहाँ पर पूरा तुम्हारे पास ये पैटर्न है। और अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये लीनियर रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा एल्गोरिथम, या फिर तुम्हारे पास दूसरे रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा एल्गोरिथम? किसके लिए अच्छा होगा भाई? दूसरे रिलेशनशिप्स के लिए, जो कि हमने डिस्कस किया था, जो हमारे पास होते हैं सिग्मॉइड, जो हमने सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर में पढ़ा था, रेडियल, बेसिक, फंक्शनल। तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्या थी, ये सब चीज़ें हमारे पास किसको डील कर रही थी, हमारे पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को। तो ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स पे सबसे ज़्यादा बेस्ट फिट होता है। तो अगर हाउस प्राइजेस पे इसको लगाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर तुम्हारे पास होगा, बजाय कि तुम क्या करो, स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर वाले डेटा सेट पे अप्लाई कर रहे हो। हरगिज मना नहीं है कि वो वहाँ पर काम नहीं करेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है, वहाँ पर भी रिजल्ट देगा, लेकिन बेस्ट फिट क्या है, बेस्ट फिट इसका है नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स। क्लियर? तो अब इसका देख लेते हैं कोड कि हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करनी है। अच्छा भाई, यहाँ पर आ जाते हैं नीचे। अब देखो ये चीज़ वही है, पहले रिलेशनशिप्स तुमने चेक किए सारे, और फिर उसके बाद लास्ट तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर आकर इसको अप्लाई करवा दिया। तो यहाँ पर किसको अप्लाई करवा रहे हो, अप्लाई करवा रहे हो, तुम्हारे पास तुम्हारा डिसीजन ट्री रेग्रेसर इंपोर्ट हो रहा है, और उसके बाद तुम्हारा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या दे रहे हो, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब तुम मीन स्क्वायर्ड एरर निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, तुम्हें दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्या चीज़ दे रहे हो, तुम्हें लॉजिक पता चल गई है। और जो मेन चीज़ है, तुम्हारा एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन, डिसीजन ट्री रेग्रेसर, ये जो तुम दे रहे हो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि क्राइटेरिया, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया स्क्वायर्ड एरर लिखा हुआ है। अब तुम यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम एब्सोल्यूट एरर भी लिख सकते हो, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो ऊपर इंपोर्ट करवाया है ये तुम्हारे एल्गोरिथम में काम नहीं कर रहा, ये डायरेक्टली तुम्हें क्या बताएगा, तुम्हारी एब्सोल्यूट एरर वैल्यू, जैसे तुम पहले मीन स्क्वायर्ड एरर को निकाल लेती, यहाँ जब दोगे तो ये हर फीचर को देख के क्या करेगा, टॉप नोड निकालेगा कि भाई रूट नोड क्या होना चाहिए। सही? तो सबसे कम जिसका मीन स्क्वायर्ड एरर आ रहा होगा या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर आ रहा होगा, उसको रूट नोड पे रखेगा, और आगे इसका फर्दर प्रोसेस चलता रहेगा। और यहाँ पर तुम्हारे पास जो एक और मेन चीज़ आती है वो आती है मैक्स डेप्थ। ट्री है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो डेप्थ रुकनी है, कहीं ना कहीं लिमिटेशन होनी चाहिए। अगर तुम यहाँ पर डेप्थ नहीं बताते तो वो हर फीचर को लेगा और वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चला जाएगा, क्या होगा, ओवरफिटिंग। बात क्लियर है? तो ये चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट यही मीट होते हैं आके, कोई नई कहानी नहीं आ रही। तो अगर तुमने डेप्थ ज़्यादा दी, इसका मतलब है तुम अपने एल्गोरिथम को कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, कॉम्प्लेक्शन में डाल रहे हो। तो मैक्सिमम लिमिट होती है 10 तक दे दो उसको,
तो मैक्स डेप्थ 10 करोगे तो वो कंडीशंस उतनी बनाएगा। डेप्थ का मतलब है रूट्स नोड्स कितने होते हैं तुम्हारे, रूट नहीं, नोड्स कितने बनते हैं तुम्हारे पास, तो ये बढ़ते जाएंगे। जितनी डेप्थ बढ़ाओगे तो ये ट्री जो है वो पूरा बढ़ता जाएगा। और अगर नहीं देते तो वो फिर वो केस ही तुम्हारा वर्स्ट है। सारे ये जो तुम्हारे पास ये है नोड्स, इसको बोलते हैं, ये जो तुम्हारे पास आ रहे हैं ना फीचर्स, ये नोड है। यानी कि इसको गोल अगर कर लो तो सर्कल में होता है नोड्स रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से। ये नोड्स बनते जाएंगे, यानी कि मिसाल के तौर पर आगे ये 60 ना हो, प्रेडिक्शन नहीं हो, ये तो छोटे डेटा सेट की एग्जांपल, यहाँ पर अगला नोड आ जाए, फिर दोबारा अगला नोड आ जाए, सही। यानी ये कंडीशन क्या हो, लेस देन 3 फिर आ जाए, ग्रेटर देन 4 फिर आ जाए, मतलब रिपीट कुछ भी कंडीशन बनाता रहेगा अपने हिसाब से। तो वो चीज़ यहाँ पर भी होगी, वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चली जाएगी नोड जितने बढ़ते गए, क्लियर। तो वो फिर ज़्यादा लर्न कर लेगा और तुम्हें प्रेडिक्शन जो है वो उल्टी सीधी देगा। यानी कि ट्रेनिंग में कुछ और आएगी तुम्हारे पास, टेस्टिंग में कुछ और आ रही होगी। रैंडम स्टेट हम देख चुके हैं 42 क्या होती है, इसको हम इन डिटेल हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जिन्होंने एस पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि आगे इसका होने क्या वाला है। इसमें पैरामीटर्स का इजाफा होने वाला है। अभी तो हमने कुछ नहीं छेड़ा इसमें, इसमें हम सिर्फ ऐसे ही चल रहे हैं। हमने सिर्फ मैक्स डेप्थ दी है और कुछ नहीं दिया, इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसके, क्लियर। वो हमने छेड़ा ही नहीं है क्योंकि वो हमारे पास मेथड करेगा काम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अंदर, कि हम मॉडल को ट्यून करें कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है नहीं बढ़ती, क्लियर। तो यहाँ पर देखो प्रेडिक्ट करने, प्रेडिक्शन में हमारे पास वाई प्रेडिक्टेड वेरिएबल आ गया और हमारे पास हमने एम ई देख लिया। तो एम ई देखो क्या आ रहा है 514। अगर स्क्वायर्ड निकालोगे क्या होगा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, क्लियर। तो ये तुम्हें खुद समझ में आ गई बात कि क्यों आ रहा है तुम्हारे पास एम ई छोटा, वो मैं एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ। और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो रहे हैं एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड, तो देखो डिफरेंस बहुत कम आ रहा है। और इसका फ़ायदा देखो तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी आ रही है 0.90, यानी कि तुम्हारा जो लीनियर पे तुमने जो पॉलिनोमियल से कोशिश करी थी, सपोर्ट वेक्टर से कोशिश करी थी, वहाँ इतनी एक्यूरेसी नहीं आ रही थी। तो यहाँ क्या किया, यहाँ फीचर सिलेक्शन भी करी है इसने। मैंने सबसे पहली बात क्या करी थी कि सबसे पहली स्लाइड में डेटा प्री प्रोसेसिंग में मैंने ये कहा था कि डिसीजन ट्री रेग्रेसर जो है वो फीचर सिलेक्ट भी करता है। तो ये हो सकता है ये सारे फीचर ले ही नहीं रहा हो, इसने कुछ फीचर्स लिए हो जो इम्पोर्टेंट है प्रेडिक्शंस के लिए, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ। डेप्थ बढ़ाओगे फिर वो मजबूर कर रहे हो कि वो फीचर और ले या कंडीशंस और बनाए, क्लियर। तो डेप्थ 10 से ज़्यादा करोगे वो उल्टा फिर रिवर्ट पे चला जाएगा, वो कुछ और ही आ रही होगी तुम्हारे पास एक्यूरेसी। तो यहाँ 90% एक्यूरेसी आ रही है, यानी कि इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी शायद होगी नहीं इसकी, क्लियर। तो यहाँ देखो हमारे पास हमने स्क्वायर्ड एरर निकाला, तो देखो क्या होता है स्क्वायर्ड एरर, क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, हाउस प्राइस है। तो यहाँ क्या हुआ 56,000 कुछ आ रहा है हमारे पास, 56 भी नहीं है, 5,67,804 ऐसी कोई वैल्यू आ रही है। और रूट निकालोगे तो 753। और जब हम रिलेटिव निकालते हैं तो वो एक और प्रूव होता है, जब हम रिलेटिव डिवाइडेड बाय करते हैं तो हमें ये पढ़ा था हमने कि भाई लेस देन 10% अगर आता है तो हमारे पास क्या है, मॉडल इज़ गुड है। अब 12 भी आ रहा है तो करीब है, सही। तो करीब हमारे पास आ रहा है और हमें एक्यूरेसी दे रही है, बता रही है, तो वो चीज़ हमारे पास ये। और डिफरेंट एवेल्यूएशन मैट्रिसेस हमारे पास थे कि हम ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को चेक करें। तो यहाँ पर देखो ओवर फिटिंग चेक करी गई और अंडर फिटिंग, तो दोनों में तुम्हारे पास देखो ओवर फिटिंग अगर यहाँ पर देखो तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में देखा गया तो सेम दे रहा है, कोई एक भी डिफरेंस नहीं है। ट्रेनिंग में भी वही काम कर रहा है और टेस्टिंग में भी वही काम कर रहा है। इसका मतलब है वैलिडेट एल्गोरिथम तुम्हारे पास चल रहा है परफेक्ट। अभी अभी जितना कंपैरिजन करें देखो प्रोजेक्ट में या फिर तुम एज अ एआई डेवलपर होते हो तो तुम करते क्या हो, तुम एक एल्गोरिथम को नहीं करते, तुम 5-6 बार बार बताता हूँ मैं बात, तुम लीनियर से स्टार्ट करोगे, लीनियर अगर नहीं होगा डेटा सेट में हटा दोगे, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप ही लीनियर नहीं है तो वो तो हटा साइड पे हो गया। एस को लोगे, डिसीजन ट्री को लोगे, अलग अलग एल्गोरिथम पे देखोगे और फिर बताओगे रिपोर्ट में कि भाई सबसे बेस्ट इन सब में ये वाला है। तो ये मैं इसको बोलता हूँ भाई, अप्रूव करता हूँ कि भाई ये वाला एल्गोरिथम जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है मेरे डेटा सेट पे, क्लियर। तो ये ऐसे तुम्हारे पास एक्सपेक्ट्स होते हैं। और एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड मैंने शॉर्टकट बताया था, वो वाई प्रेडिक्ट और
वाई तुम्हारे पास जो दूसरा होता है एक्चुअल, उसको लोगे तो तुम्हारे पास ये देखो कुछ इस तरीके की डायग्राम आ गई। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं, तो वो ये अपने हिसाब से मैचिंग, यानी कि यहाँ डिफरेंस एरर है, एरर्स हमारे पास हैं, पॉइंट जो मीट नहीं हो रहे सही, तो वो हो सकते हैं आउटलायर्स, और दूसरे हमारे पास एरर डिफरेंस हो सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से पूरा तुम्हारे पास ये पैटर्न बन रहा है। इसको करो इम्प्लीमेंट, यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसको देख लो चला के। तो हमें पैरेलली स्टार्ट करना है क्या, हडूप, सही। तो हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, हमारे पास क्या है, हडूप का किस लिए यूज़ हो रहा है। तो हडूप से पहले देखो एक चीज़ पता होनी चाहिए, तुम्हारी चीज़ मेन फोकस क्या है। मेन फोकस ये है कि भाई तुम्हारे पास बिग डेटा प्रोसेसिंग की बात हो रही है। अभी जो तुम देख रहे हो वो क्या है, स्मॉल डेटा। अभी जितनी भी डीलिंग कर रहे हो वो स्मॉल डेटा से रिलेटेड है, जितना छोटा डेटा होता है, यानी कि जीबी की बात कर रहा हूँ मैं, सही। अगर यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो यहाँ डेटा सेट साइज़ लिखा हुआ है पांडास, कितना मैक्सिमम डेटा जो है वो रीच कर सकता है, 5 to 10 GB लिखा हुआ है, अप टू 5 to 10 GB। और ये भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी फ़ाइल जो है वो 2 MB 17 MB, ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली 3 MB से बढ़ती नहीं है। और अगर हमारे पास इससे ज़्यादा चीज़ें आने लगी, नमपाई जो है वो अप टू 20 GB पे आ जाता है, डिस्क जो है वो 100 GB प्लस स्केल्स वेल, यानी कि इतनी तुम्हारे पास डिस्क स्पेस हो। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास जब बिग डेटा की बात आती है, कब स्विच होना पड़ता है हडूप पे, हडूप पे डेटा प्री प्रोसेसिंग की बात नहीं हो रही, प्रोसेस की बात हो रही है। प्री प्रोसेसिंग हम पढ़ते आ रहे हैं, तो वो डेटा को ठीक करने की चीज़ है। क्लियर? किसके लिए ठीक करने के लिए, एल्गोरिथम के लिए। क्लियर? और यहाँ पर प्रोसेसिंग की बात हो रही है, इसका मतलब है डेटा खुद ही गलत हुआ होगा, फाइल ऐसी आ रही होंगी जिसको तुम्हें पहले कॉलम की फॉर्म में बनाना होगा। यानी प्री प्रोसेसिंग तो बात की बात है, तुम्हें पहले डेटा सही करना होगा कि ये डेटा बिखरा हुआ है, इसको मैं जमा करूं और सही करूं, तो इसको बोलोगे तुम प्रोसेसिंग, ना कि प्री प्रोसेसिंग बोलोगे। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव है दोनों, इसको फिट नहीं करना किस पे, इसको फिट कभी भी नहीं करना प्री प्रोसेसिंग के अंदर, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ़ डेटा एक्सीड्स योर रैम, एग्जाम्पल 32 GB रैम बट डेटा सेट इज़ ग्रेटर देन 40 GB। यानी कि सिंपल सा रेशो है कि भाई तुम्हारी रैम जितनी है उससे ज़्यादा तुम्हारी डेटा की मकदार अगर बढ़ जाए, तो फिर तुम्हारे पास आता है कि भाई तुम क्या करो, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करो। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहाँ होती है, वो तुम्हारे हडूप के अंदर। यानी कि ये फाइल को क्या करता है, फाइल की मेमोरी जो है वो स्प्लिट करके फाइल को, डेटा को स्टोर करता है। क्लियर? जो भी जितना भी डेटा है वो हमारे पास क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेडली सेव होता है, यानी कि अलग अलग मेमोराइज करके। वो जैसे हमने मोंगोडीबी में एक चीज़ डिस्कस करी थी, कॉन्सेप्ट, कि हमारे पास रेप्लिकेट बनते हैं, रेप्लिका बना हुआ होता है, तो वहाँ से क्या करता है, अगर एक सिस्टम फेलियर होता है तो दूसरा क्या करता है, वो बैकअप प्लान रखता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी एक फाइल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में जा रही होती है। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ पर पहली चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि भाई स्मॉल डेटा वर्सेस बिग डेटा, यानी कि कब तुम क्या करोगे, हडूप का इस्तेमाल करोगे, तो उसी चीज़ को देखना है हमें। और ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई स्मॉल डेटा क्या है और बिग डेटा क्या है। अगली चीज़ जो है, अगला पार्ट जो है वो ये है कि भाई तुम्हारे पास जो हडूप है उसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, उसमें तुम्हारे पास क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक स्लाइड बनी हुई है हडूप से रिलेटेड, फाउंडेशन ऑफ बिग डेटा। और इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन टू हडूप है, यानी कि आसान अल्फाज में तुम्हारे पास हडूप तुम्हें समझ में आ जाएगा। और वो कैसे समझ में आ जाएगा, तो यहाँ एग्जाम्पल है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, क्या है कि भाई तुम्हारे पास एक जाइंट लाइब्रेरी है विथ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। तो अब इसको क्या समझ के चलोगे, तुम्हारा डेटा बढ़ गया। क्लियर? तो अब लाइब्रेरी में जब बुक्स बढ़ गई हैं तो वही केस है, पहले तो लाइब्रेरी की बुक्स का काउंट था 1000, तो मैनेज करना आसान था। लेकिन अब जो है वो तुम्हारे पास 10 लाख बुक्स हो गई हैं, तो अब तुम्हारा मैनेज करना मुश्किल हो गया है। तो ये तुम्हारे पास है। और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज एंड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन मैनुअली। तो अब मुश्किल है एक लाइब्रेरियन के लिए कि वो काम कर सके अकेला और ऑर्गेनाइज कर सके और वो सर्च करे सारी चीज़ें। तो वहाँ क्या आता है, वहाँ तुम्हारा आता है हडूप इस गेम में। और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होती है,
अब तुम्हें वहाँ अगर लाइब्रेरी की एग्जांपल दो तो यहाँ पर फिट क्या हो रहा है, हडूप इज़ लाइक अ टीम ऑफ स्मार्ट लाइब्रेरियंस, यानी कि स्मार्ट लाइब्रेरियंस तुम्हारे पास तुम्हें हायर करने कि इतने सारी जो बुक्स हैं उनको डील करना है। तो तुम्हारे पास अभी एक लाइब्रेरियन नहीं है और कॉमन लाइब्रेरियन नहीं है, स्मार्ट है, यानी कि वो अपनी स्मार्ट टेक्निक से क्या करेगा, इस मैसिव लाइब्रेरी को डील करेगा कि कैसे सर्चिंग होनी चाहिए, कैसे हमारे पास काम होना चाहिए, कैसे बुक्स स्टोर होनी चाहिए। तो ये सारा काम तुम्हारा हडूप भी इसी तरीके से तुम्हारे डेटा को कर रहा होता है। क्लियर? और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, क्या करेगा, लाइब्रेरियंस की टीम जो है अब वो क्या करेंगे, कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंडेक्स। कलेक्शन करी डेटा की, ऑर्गेनाइज किया उसको स्मार्टली, जब भी वहाँ लिखा हुआ है स्मार्ट लाइब्रेरियंस, और फिर इंडेक्सिंग यानी कि पुट करना। इंडेक्स का मतलब क्या है कि डालना, कहाँ पर इंडेक्स करना है, कहाँ पे फिट करना है। क्लियर? तो ये चीज़ तुम्हारे पास, इससे होगा क्या कि भाई ईजियर और फास्टर टू प्रोसेस एंड एनालाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, यानी कि तुम्हारा डेटा जो बढ़ गया है वो तुम्हारे लिए एनालाइजेशन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये पूरा हडूप का काम है। और यहाँ पर ऊपर तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि भाई हडूप एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। ओपन सोर्स है, फ्रेमवर्क है, और किसके लिए भाई, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग। वही काम चल रहा है, काम वही है कि भाई तुम्हें प्रोसेस करना है, स्टोर करना है। अभी तक तुम कहाँ स्टोर कर रहे थे, अपनी लोकल फाइल, लोकल स्पेस में, यानी कि अपने कंप्यूटर में। अब तुम्हें कहाँ स्टोर करनी पड़ेगी तुम्हारी फाइल, तुम्हारी हडूप के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर तुम्हारे पास इस तरीके से पूरा पैटर्न चल रहा होता है। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है वो कैसे करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर देखो हडूप फ्रेमवर्क आ गया। उसमें दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो डील कर रहे होते हैं इस चीज़ को। तो वो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, एक HDFS, मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस को अभी हटा दो। HDFS का मतलब क्या है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, यानी कि वो जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था कि भाई तुम्हारे पास चंक्स में तोड़ा जाएगा डेटा को और स्टोर किया जाएगा। और उसकी मेमोरी साइज़ क्या होता है कि वो डेटा को स्टोर कैसे करता है, वो डेटा को स्टोर करता है 128 MB, यानी कि एक जो चंक डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेस होता है वो इतना होता है, 128 MB। अब वो कितनी भी बड़ी फाइल है तो उसको वो पैरेलली क्या करेगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन देगा, यानी कि अलग अलग हमारे पास जितना भी बनेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ऐसे बन जाएगी। तो वो कहाँ होती है, जब हम फाइल सिस्टम को यूज़ करते हैं। हमारा फाइल सिस्टम लोकल था, अब इस पर लोकल फाइल सिस्टम आ गया, तो यहाँ पर जो फाइल डालोगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन में तब्दील हो जाएगी। जैसे ही अपलोड होगी वो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ही कंसिडर हो रही होगी। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा जो है एफिशिएंट स्टोरेज मैनेजमेंट चल रहा होता है, जैसे लास्ट पॉइंट नीचे लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये तुम्हारे पास देखो, तुम्हें नज़र आ रहा है कि यहाँ तुम्हारे पास दूसरे हैंड पे मैप रिड्यूस क्या करेगा, मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग इन पैरेलल अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर। अब स्टोर कर दिए किस में, HDFS में। HDFS में हमारी पूरी फाइल स्टोर हो गई, और क्या हो गया, फाइल अब डिफरेंट नोड्स पे चली गई है। क्लियर? अब बात सवाल पैदा होता है, अब इसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो एक्सेस करने के लिए तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा मैप रिड्यूस दिस, तुम्हारे पास इसको यूज़ करोगे तो वो यही, ये 128 MB का ये रहा स्पेस, ये 128 MB का है, ये रहा 128 MB का, और ये तुमने अपनी फाइल दी है। तो ये डायग्रामेटिकली तुम्हें समझ में आ रहा है। तो अब इसको एक्सेस जो करेगा वो क्या करेगा, वो तुम्हारा मैप रिड्यूस करेगा। यानी कि और भी इकोसिस्टम है, तो मैप रिड्यूस इस तरीके से तुम्हारे डेटा को समझेगा, टूटे हुए डेटा को खुद अंडरस्टैंड करेगा। तुम्हारी फाइल का जो रिज़ल्ट है ऐसा नहीं होगा वो 128 MB के डेटा को अलग प्रोसेस करेगा फिर 128 को, वो रिज़ल्ट तुम्हें एक ही जगह से लेके देगा। यानी कि पूरा तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी फाइल को कुछ हुआ ही नहीं है, वो फाइल डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो तुम्हें नहीं पता चलेगा। इसको डील करने का काम वो मैप रिड्यूस का काम है। क्लियर? और यहाँ पर तुम्हारे पास स्केलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास हडूप में वो मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को हॉरिजॉन्टली स्केल करते हुए चलता है, जो मैंने MongoDB की एग्जांपल दी थी कि तुम्हारे पास स्केलेबल इसलिए है। सही? तो हमारे पास जो वर्टिकल हमारे पास स्केलिंग होती है वो SQL और MySQL में होती है,
वो हमने रिलेशनल डेटाबेस की बात करी थी जब। तो इस तरीके से तुम्हारा सारा पैटर्न चल रहा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर यहाँ क्या लिया हुआ है, यहाँ तुम्हारे पास फॉल्ट टॉलरेंस की एग्जांपल दी हुई है जो मैंने अभी डिस्कस करी थी कि भाई अगर तुम्हारा सिस्टम में यहाँ पर कुछ क्रैश कर जाता है तो फॉल्ट टॉलरेंस की भी एबिलिटी इसके पास मौजूद है। यानी कि अगर क्लस्टर फेल हो गया तो इसको क्लस्टर ही कहोगे जो बॉक्सेस नोड्स हैं, अगर वो फेलियर की तरफ जाते हैं तो यहाँ तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें कोई चीज़ नहीं पता चलेगी ऐसी कि तुम्हारा डेटा एक्सेस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो खुद मैनेज करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से तुम्हारा जो पूरा हडूप सिस्टम है वो ऐसे चल रहा होता है। और हडूप के अंदर इकोसिस्टम है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें हम सिर्फ ज़्यादा मोस्टली क्या करेंगे, मैप रिड्यूस को देखेंगे और हाइव को। यहाँ पर जो तुम्हारे पास प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है वो हाइव ये तुम्हारे पास होगा और तुम्हारा मैप रिड्यूस होगा। तो इन दो चीज़ों को हम देखेंगे इन डिटेल के हमारे पास क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा इकोसिस्टम पूरा जो है वो हडूप का ऐसे चल रहा होता है और ऐसे तुम्हारा सारा प्रोसेस जो है वो बिग डेटा का एग्जीक्यूशन प्रोसेस चल रहा होता है। क्लियर? तो यहाँ अगर मैं ऑन करने की बात करूँ तो यहाँ किस तरीके से ऑन करोगे, इंस्टॉलेशन मैं नहीं बता रहा, इंस्टॉलेशन जो है नेक्स्ट क्लास में दूंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है, इंस्टॉलेशन बहुत लंबी है उसकी। तो अभी सिर्फ चलाने का तरीका देख लेते हैं कि हमारे पास चलता कैसे है यहाँ, क्योंकि सिस्टम में हुआ है पहले से। ठीक? तो यहाँ हमारे पास देखो ये जो इसकी पहली रिक्वायरमेंट है ना हडूप की, कि हमारा क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए, लिनक्स बेस्ड, और जो कि हमारे सिस्टम है नहीं। सही? तो ये सिस्टम यहीं पर हडूप क्यों चल रहा है, क्योंकि इसके सिस्टम का स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है, रैम ज़्यादा है। तो वो इसलिए की गई है कि भाई हम वर्चुअल बॉक्स पे इसको चला सकें। जैसे हमारा फ्लटर में एंड्रॉयड एमुलेटर होता था, वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, जिससे हम वर्चुअली अपनी फील ले रहे होते थे मोबाइल की, तो वैसे ही हमारे पास हमें लिनक्स बेस्ड सिस्टम की फील कैसे मिलेगी, वो मिलेगी हमारे पास वर्चुअल बॉक्स के थ्रू, जो तुम्हारे पास तुम्हें इंस्टॉल्ड मिलेगा ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स। क्लियर? तो ये तुम्हें यहाँ पर इसको कैसे करना होगा इनिशियलाइज। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा, और अगर मैं यहाँ ऑन करके इधर बताऊँ तुम्हें तो यहाँ मेरे ख्याल से ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो फर्स्ट जो आता है ना वो इंटरफेस वो ऐसे आता है, वो मेरे पास वहाँ तो है मौजूद। तो यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ना इधर कुछ नज़र आ रहा है ना इधर कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नज़र आ रहा है, जैसे हम डेटाबेसेस को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट पे जाना है। अगर किसी के पास नहीं हुआ हुआ तो इंपोर्ट पे क्या करना है, यहाँ पर इसमें इन्होंने सी में रखा हुआ होगा, यहाँ अच्छा है ही नहीं, रखा हुआ ही नहीं है इन्होंने HDP सैंडबॉक्स। चलो खैर यहाँ पर रखा नहीं है। खैर हमारे पास इंपोर्ट, और इंपोर्ट में हमारे पास कुछ इस तरीके से HDP सैंडबॉक्स होता है जिसका स्पेस बहुत ज़्यादा है। वो क्या होता है, वो ये होता है HDP सैंडबॉक्स। किसको कह रहा हूँ, वो ये है हॉटॉन वर्क्स सैंडबॉक्स। तो ये तुम्हारे पास 15 GB का होता है पूरा टोटली, यानी कि आधे सिस्टम का स्पेस तो यही घेरता है। क्लियर? 15 GB का तो ये खुद है। तो ये तुम्हें यहाँ पर क्या करना होता है, ये वर्चुअली इसके अंदर इंपोर्ट करवाना होता है। सही? अब यहाँ देखो मुझे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे कुछ, यहाँ सिर्फ स्टार्ट का दे रहा है क्योंकि इंपोर्ट हुआ हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास ये इंपोर्ट प्रोसेस होता है, वो फोल्डर सिलेक्शन होती है, जैसे मैं गया हूँ वहाँ पर सिलेक्ट करके इंपोर्ट हो जाता है। तो इसको करना क्या होता है, इसको हमें करना होता है स्टार्ट। सही? इसको करना होता है स्टार्ट, और स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पास कुछ चीज़ें आएंगी, यानी कि ये लोड करेगा। सबसे मेन पार्ट इसी का है HDP का, इसी के थ्रू तुम हडूप को चला रहे होगे। तो मेन रिक्वायरमेंट जो है वो हडूप की वो यही है कि तुम्हारे पास तुम्हारा HDP सैंडबॉक्स मौजूद होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ तुम्हारे सिस्टम में ये हडूप के अंदर फोल्डर में चेक करोगे तो वो होगा 15 GB का, जो तुम USB में ले जा सकते हो अगर तुम्हें इंस्टॉल करना है उसको। तो यहाँ पर तुम उसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो रन करके सारी चीज़ें। तो यहाँ देखो रन करोगे तो कुछ ऐसे ऐसे आएगा तुम्हारे पास।
इसमें भी अगर पहली दफ़ा कर रहे हो तो इसमें टाइम लेता है पूरा। क्लियर? तो यहाँ ये इसका मतलब है कि भाई ये एच डी बी सैंडबॉक्स जो है वो मेरा रनिंग स्टेट पे जा रहा है, और अब मैं हडूप फ्रेमवर्क को क्या कर सकता हूँ, आसान तरीके से इस्तेमाल करवा सकता हूँ। और वो कैसे इस्तेमाल करवा सकता हूँ, उसके लिए कैसे मुझे देखना है, तो यहाँ देखने का तरीका हमारे पास क्या होता है कि भाई हम यहाँ पर आते हैं और इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये होता है लोकल होस्ट। तो कुछ इस तरीके से यूआरएल तुम्हारे पास होगा, यानी कि ये 8081, और देन तुम्हारे पास क्या आ रहा है, लॉगिन। इसका मतलब है तुम ओपन क्या कर रहे हो, तुम ओपन कर रहे हो अंबारी वेब यूआई। ये अंबारी तुम्हारे पास अपाचे सर्वर की तरह होता है। अपाचे सर्वर क्या है, अपाचे सर्वर जैम का है। तो अंबारी वेब यूआई पूरा तुम्हारे पास डीलिंग पैटर्न होता है, जितने भी इकोसिस्टम तुम्हारे पास होंगे जो तुमने वहाँ देखे थे स्लाइड में, तुम्हारा हडूप, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, मैप रिड्यूस, तुम्हारे पास हाइव, ये सब चीज़ें तुम्हारी एक्सेसिबल कहाँ से होंगी, तुम्हारी वेब यूआई से होंगी। और उसके लिए तुम्हारे पास तुम इस तरीके से यूआरएल प्लेस करोगे, तुम्हारे पास लोडेड अंबारी वेब यूआई ये आएगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि ये रन होना चाहिए। अगर ये रन नहीं है, एचडीपी नहीं है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर ये भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो नॉट फाउंड एरर देगा। इसको लॉगिन करने का तरीका डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मारिया अंडरस्कोर डेव। इसका यूज़र नेम भी यही होता है और पासवर्ड नेम भी यही होता है। ये कोई सेटिंग नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट करोगे यही एक्सेस करेगा, ऐसे ही एक्सेस देगा। साइन इन करोगे तो साइन इन देखो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से पैनल आ जाता है। ये डैशबोर्ड आ गया, हडूप फ्रेमवर्क का एक डैशबोर्ड आ गया है पूरा। देखो साइड में तुम्हें सारे नज़र आ रहे हैं, ये इकोसिस्टम्स का पार्ट है, सारे सब कुछ तुम्हें नज़र आ रहा है। एच डी एफ एस, यार्न, मैप रिड्यूस, हाइव। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है, यहाँ तुम्हें लास्ट में नज़र आ रहा है एक्शंस। एक्शंस में यहाँ पर होते हैं एक ऑप्शन स्टार्ट ऑल। इसका मतलब क्या है, स्टार्ट ऑल का मतलब है कि भाई तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम सारी सर्विसेज को स्टार्ट करना चाह रहे हो। कौन सी सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब है ये जो टिक मार्क आ रहा है ना, इसका मतलब ये स्टार्टेड है और ये आएंगी नहीं है। हो सकता है तुम्हारे सिस्टम में ऑन करो तो तुम्हारे पास वार्निंग आ रही हो, रेड अलर्ट आ रहा हो, तो उसको स्टार्ट करना पड़ता है। और स्टार्ट करोगे तो ये पूरा परसेंट टाइम लेगा, यानी कि परसेंटेज 100 हो जाएगी। तो तुम्हारे पास ऐसा ना आउटपुट इस तरीके से आ रहा होगा कि तुम्हारा जो स्टार्टिंग है वो पैटर्न ऐसे बन गया, और ये पूरा तुम्हारे पास इस तरीके से चल रहा होता है। और यहाँ पर अगर एक और चीज़ देखें तो क्या है, देखो फाइल्स व्यू। जो मैं फाइल्स की बात कर रहा था, यानी कि जो हमने अभी देखा है उस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई देखो फाइल्स व्यू ये है, यानी कि स्टोर करने की जगह। तुम्हारी फाइल को तुम यहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे तो तुम्हारी कंसिडर कैसे होगी, एच डी एफ एस में कंसिडर होगी। तो ये जो फाइल व्यू आ रहा है ये एच डी एफ एस का फाइल व्यू है, यानी कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का पूरा व्यू। क्लियर? तो इसको अभी फ़िलहाल तुम स्टार्ट करके ही चेक कर लो कि वहाँ पर कनेक्ट करो और स्टार्ट करो। देखो उसमें ऑन करके चेक करो अंबारी वेब यूआई को।